हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई देखने जा रहे हैं कारगिल वार पर वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे पाकिस्तानी दर्शक अपने कमेंट्स में लगातार लिख रहे हैं कि 71 की जंग को छोड़ दें तो पाकिस्तान ने हर जंग में भारत को शिकस्त दी, हराया। तो दोस्तों, आज इन पाकिस्तानी दर्शकों की बोलती बंद करने की मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें हिंदुस्तान का एक भी शख्स इन चारों जंगों के बारे में नहीं बोलेगा, बल्कि खुद पाकिस्तानी अपनी पोल खोलेंगे। पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी नेवी, पाकिस्तानी सरकार, उनकी खुफिया एजेंसी ISI, पाकिस्तानी पत्रकार बताएंगे कि भारत से हुई 4 जंगों का नतीजा क्या रहा है। अगर पाकिस्तान के मेरे दर्शक सबूतों के साथ बने इस वीडियो को भी नहीं मानेंगे तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, सच को मानना ही नहीं चाहते। तो सीरीज के पहले जिंदा प्रूफ करके जंग की। इंडियन फौज वापस चला गया, पोस्ट पर कब्जा नहीं किया। 3 दिन तक मैं वहाँ पर पड़ा रहा सर। 3 दिन तक मैं रिपोर्ट देते हुए गया, अभी आकर आपको ले जाएंगे। दूसरे दिन, तीसरे, किसी ने नहीं ले गया सर। 3 दिन के बाद फिर अटैक हो गया, पोस्ट कब्जा हो गया सर। दूसरे दिन फिर इंडियन फौजी आ गया सर। करीब आ गया तो मैंने उसको बताया, भाई मैं जख्म है, मुझे नहीं मार रहा है। पाकिस्तानी फौजी हुनर शेर ही नहीं, कई और जवान जिन्हें भारत की सेना ने पकड़ा, उन्होंने यही बातें कही। ये सब करगिल जंग की जंग में युद्धबंदी थी। पाकिस्तान की फौज ने इन्हें लड़ने तो भेजा था, लेकिन जंग में इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया था। आप सब सर नहीं ले गया, अच्छा नहीं होने की वजह से नहीं ले गया, नहीं तो 3 दिन में ले जाना चाहिए जख्मी को। अगर अच्छा होता तो 3 दिन तक एक जख्मी कैसे नहीं ले जा सकता। लड़ाई का भी जानते हैं सर, जख्मी ले जाना, डेड बॉडी ले जाना नहीं जानते। तो दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी कितनी अनप्रोफेशनल है इसका अंदाजा आपको करगिल जंग के POW यानी प्रिजनर ऑफ वॉर की बातों से हो गया होगा। भारत ने इन सभी जवानों का इलाज कर वापस पाकिस्तान को सौंप दिया था। इस सबूत को देखने के बाद पाकिस्तानी दर्शक कहेंगे कि जबरन बयान लिया गया होगा, लेकिन दोस्तों सच ये है कि पाकिस्तानी फौज के इन जवानों ने अपनी ही फौज की पोल खोल दी। अगर ये सबूत भी नहीं मानते हैं आप, तो मेरे पास आज सबूतों की लंबी फहरिस्त है। जो झूठी बात करगिल जंग के बारे में आपके दिमाग में भरी गई है ना, आज उनको हटाने का वक्त है। पहले आपको सुनाते हैं आपके ही पाकिस्तानी सरकार, फौज और पत्रकारों की जुबान कि करगिल में हुआ क्या था। हमारा बड़ा नुकसान हुआ, जानी नुकसान। हमने केटर नहीं किया था, जो लोग ऊपर बैठे थे सप्लाईज नहीं पहुंचा सके थे। हमारा ख्याल नहीं था, इंडिया तो बोफोर्स गन लेके आ गया, एयरफोर्स लेके आ गया। उनका ख्याल था कि थोड़े से होगा, तो ये तो बड़ी फ्लॉड असम्पशंस थी। अगर आप कहें कि एक चीज क्या थी जिसने टर्न अराउंड किया सिचुएशन को, वो थी कि बूफर गन्स इंडिया ले आए थे, वो अब हाईवे पे जो पाकिस्तान के तरफ ब्लॉक करेंगे। और इंडियन जो अकाउंट्स हैं वो भी, और जो पाकिस्तानी जब मैं बात करती हूँ उनसे, वो भी, उन दोनों तरफ से ये बात कंफर्म हुई कि उन्होंने बूफर गन्स जो थी उन्होंने पहाड़ों की चोटियों के परास्ते उधेड़े, क्योंकि और ऊपर से नॉन स्टॉप, मतलब जब मौसम होता था, इंडियन जो एयरफोर्स थी वो पाउंडिंग इंडियंस के पास रीइंफोर्समेंट की सप्लाई वो नहीं कैप्चर कर रहे, सारा कुछ कर रहे। हमारे पास सप्लाईज भी नहीं थी, हमारे रैशंस खत्म हो रहे थे, वी वर डैमेज्ड, हमारे पास रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे और लॉसेस, मैसिव लॉसेस हो रहे थे, बिकॉज वी वर इन बंकर्स। लोगों को बाहर निकलते तो वो उनके एयरफोर्स ऊपर फिर रही, सो मतलब वी वर बीइंग पाउंडेड। और तो उस वक्त हमारी जो कैजुअलिटीज बढ़ रही थी और लोग, हमारे सोल्जर्स के राशन स्टार्वेशन और सेटिंग इन, टेक्निकली बड़ा बुरा हाल हो चुका था। तो जमीन से बोफोर्स तोपों और आसमान से इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी फौज का हाल बेहाल कर दिया। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था
कि करें तो क्या करें। न बचने का रास्ता था, न भाग निकलने का। गोलियां नहीं थी, गोला बारूद नहीं थे, राशन नहीं था, पाकिस्तानी फौज भूखों मर रही थी। लेकिन यहां पर पाकिस्तानी फौज के कुछ जवान भूखे पेट भी लड़ने को तैयार थे। उनकी तारीफ तो बनती है, क्योंकि वायरलेस पर वो रोटी नहीं गोली मांग रहे थे। वाकई एक मरहला ऐसा आया कि उनके पास खाने के लिए भी नहीं था, लेकिन आप सलाम करें उनकी बहादुरी को कि जब उन्हें कोई मौका मिलता था तो वो खाने को नहीं मांगते थे, वो एमुनिशन मांगते थे। हाँ, ये आपने लिखा है कि आप हमें एमुनिशन। सिंध रेजिमेंट के 2 जवान थे, तो आपने लिखा है कि 2 जवान जो 2 दिन लड़ते रहे, उनका एमुनिशन खत्म हो गया था, और 2 दिन के बाद जब उनको कमक पहुंची तो उन्होंने कहा कि खाना नहीं चाहिए, हमें गोलियां दो, गोलियां। मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, इन सबूतों पर यकीन कर रहे हैं ना? दिल तो जल रहा होगा, दर्द हो रहा होगा अपनी नकारा फौज की पोल खुलते हुए देखकर। जनाब, अभी तो जो सबूत मैंने पेश किए हैं वो कुछ नहीं है। आगे तो ऐसी ऐसी बातें आपके ही पाकिस्तानी कहने वाले हैं जिनसे आपकी आर्मी की दिमागी हालत का पता चलने वाला है। अभी तो आप ये सुनिए कि करगिल में आपकी फौज को अपने कितने जवानों से हाथ धोना पड़ा। और जब वो आए तो हाँ कैजुअलिटीज हुई, बहुत नंबर्स का नहीं पता चलता इन लोगों को। कोई कहता है 300, कोई कहता है 2000, नंबर्स का नहीं, 2000 तो हो ही नहीं सकते, इतने तो गए भी नहीं थे। लेकिन शहीद हमारे ये फौज की अपने लोगों से मैं बात करूँ, कहते हैं कि शायद इस पाकिस्तान में हमारे इतने नहीं शहीद हुए जितने यहाँ शहीद हुए, तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर। तो कह रहे हैं सिर्फ 270 कैजुअलिटीज हुई पाकिस्तानी फौज नहीं, 1000 से ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं हमारी। 1000 से ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं। अगरचे इसका जितना भी डाटा है ये इन्होंने छुपा लिया है, बाद में इसको एक्सेस नहीं से मिल सकी। पाकिस्तानी जवानों के मरने से याद आया, पाकिस्तानी फौज अपने आप को प्रोफेशनल कहती है ना। मेरे पाकिस्तानी दर्शकों को भी अपनी सेना पर बड़ा गुरूर है, होना भी चाहिए, लेकिन दोस्तों अंधा गुरूर नहीं होना चाहिए। जनाब, आपकी आर्मी ने तो अपने ही जवानों की लाशों को लेने से मना कर दिया। प्रोफेशनल होना क्या होता है उन्हें भारत की सेना से सीखना चाहिए। दुश्मन सैनिकों की लाशों का भी भारतीय आर्मी ने सम्मान किया, उन्हें पूरे सम्मान और धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक दफनाया। सेना चाहती तो पाकिस्तानी सैनिकों की लाशें वैसे ही छोड़ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जनाब, ये होता है प्रोफेशनल आर्मी का होना, जो कि पाकिस्तानी आर्मी कहीं से भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी सेना की जब किरकिरी हुई, जब उसका झूठ पूरी दुनिया के सामने आ गया, तो आखिरकार उसे मानना पड़ा कि उसके सैनिक करगिल जंग में शामिल थे। ये वीडियो एक और सबूत है भारत की सेना के प्रोफेशनल होने का। हाथों में सफेद झंडा लिए जो ये जवान दिख रहे हैं ना आपको, वो आपकी ही सेना के जवान। ये अपने मारे गए साथियों के शव लेने आए थे। भारत की सेना ने पूरा सम्मान किया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना के अधिकारी और जवानों ने भी सैल्यूट किया। ये है हिंद की सेना। लेकिन पाकिस्तान की सेना कैसी है, इसका एक और सबूत देते हैं। पाकिस्तानी सेना की मेंटल ग्रोथ हुई ही नहीं। वो कोई ऑपरेशन ढंग से प्लान ही नहीं कर सकते। उनका दिमाग इतना तेज ही नहीं है कि बड़ा ऑपरेशन तो छोड़िए, छोटा ऑपरेशन भी प्लान कर पाए। ये हम नहीं कहते, ये पाकिस्तानी सेना के अफसर और पाकिस्तान की सरकार में रहे लोग कह रहे हैं। फौज के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं थी। एक तो फौज के अंदर सिर्फ 4 लोगों को या 5 लोगों को मालूम था सीनियर लेवल पर, बाकी कोर कमांडर्स को नहीं मालूम था। फिर आर्म फोर्सेस जिसके 3 शाखें, बर्री, बहरी और फिजाई। बड़ी फौज के कमांडर और 4 लोगों के अलावा फिजाई और नेवी वाले को तो मालूम नहीं। मुशर्रफ साहब बार बार कहते हैं कि ये फौजी कामयाबी थी जिसे सफारती और सियासी मुहाज पर नाकामी में बदल दिया गया। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था, और इनका ख्याल ये था कि जून से पहले जो है उसको दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर आकर बैठ गए। बर्फ में इन्होंने अपने लोगों को भेजा, और जिन लोगों को भेजा था उनको ये भी बताया गया था कि तुम क्या करने जा रहे हो। अजीब तरह का ये एक्सीलेंट ऑपरेशन था। मैंने तमाम कमांडिंग ऑफिसर्स से और तमाम ब्रिगेड कमांडरों से एक ही सवाल किया कि ये बताइए कि ये जो आप कर रहे हैं, जो जहाँ जा रहे हैं, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ऑपरेशन। मुझे किसी से इसका जवाब नहीं मिला। शायद साहब के कोई आपको मकसद समझ आ रहा है कि किस मकसद के लिए कारगिल ऑपरेशन किया गया था? देखिए जी, मैं समझता हूँ ये क्लासिकल एग्जाम्पल है उन मिलिट्री ऑपरेशंस की कि जिनका न सर है न पाँव है। कहीं पे भी बेसिक एजुकेशन से लेके मिलिट्री वॉरफेयर में टू द हाईएस्ट
जो आप NDC वगैरह में भी पढ़ाते हैं, ऑपरेशन स्ट्रैटेजी में, आप जब तक अपनी वॉर प्लान को फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड इंटायरिटी में नहीं देखते, आप वॉर के अंदर जा ही नहीं सकते, ऑपरेशन लॉन्च कर ही नहीं सकते। ये कैसा ऑपरेशन है कि जिसके अंदर आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, क्योंकि मॉरली तो हाई ग्राउंड पे है ना, आपने LOC क्रॉस की, आपने जाके उन पर अटैक कर दिया। क्या हम तारीख से सबक नहीं सीखते? तारीख से सबक नहीं सीखते। और दूसरी एक चीज़ बहुत अहम हो जाती है इससे कि हमारी जो मिलिट्री तालीम है, मिलिट्री एजुकेशन, इसमें कोई एक कोताही भी है। इसका मतलब ये है कि जो हायर लीडरशिप है वो कम से कम ये लोगों में जिन्होंने इस किस्म की हरकतें की हैं उसमें बहुत ही कोताही जाहिर होती है और आया होती है। इसका मतलब ये है कि टैक्टिकल लेवल के ऊपर तो ये अपनी सोच है इनकी, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो इनका फर्ज बनता था वो इनमें है ही नहीं और ये सोच ही नहीं सकते। मैंने कहा था ना कि मैं सबूतों के साथ बात करूंगा। सुनिए ना आपने पाकिस्तानियों की जुबानी अपनी नकारा फौज की कहानी। भारत की आर्मी के सामने पाकिस्तान की आर्मी कहीं नहीं ठहरती जनाब। अभी तो सिर्फ एक जन की बात की है, अभी तो 3 की बात करनी बाकी है, उन पर भी वीडियो बनाने वाला। आज तो सिर्फ करगिल जंग पर आप लोगों के झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं। और आप लोग जो चीन को अपना दोस्त, अपना हमदर्द समझते हैं ना, उसने करगिल जंग के दौरान क्या किया था, जरा वो भी सुन लीजिए। तो सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन ये थी कि दे डिड नॉट रियलाइज कि इंडिया किस तरीके से रिएक्ट करेगा। इनका ख्याल था वो नहीं करेगा वैसे, उन्होंने वैसे किया। और इनका ये ख्याल था कि कश्मीर के अंदर भी कुछ उभरेगा, कुछ होगा, वो भी कुछ नहीं हुआ। और तीसरा ये था, इनका ख्याल था कि प्राइम मिनिस्टर इनके साथ थ्रू आउट जाएगा। एक स्टेज ऐसी आई कि नवाज शरीफ के ऊपर इतना प्रेशर आया फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स एंड फ्रॉम ब्रिटेन कि मियां साहब ने कहा हम तो ये फंस गए हैं, ये निकालें यहाँ से, नहीं तो हमें तो बिल्कुल उड़ा के रख देंगे और हमारी कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। और चाइना ने कुछ नहीं किया, चाइना ने कुछ नहीं किया। समझ नहीं आया? मैं आपको समझाता हूँ। तब के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ चीन में थे। वहां से उन्होंने अपने तब के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज को एक सीक्रेट कॉल की। उसमें करगिल को लेकर क्या बातचीत हुई वो सारी जानकारी भारत को मिल गई। इस टेप को भारत ने 1999 में ही आपके पीएम नवाज शरीफ को सौंपा था। अब आप सोचिए कि प्लानिंग के लेवल पर आपके आर्मी चीफ ने कितनी बड़ी मूर्खता की है। और ये हुआ कैसे, ये भी सुन लीजिए। देखिए, आप चाइना में हैं, एक होटल रूम में आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में, तो जाहिर है यार वो चाइनीज नेचुरली उन्होंने चाइनीज ही होंगे। अमेरिकन तो डिएगो गार्सिया में बैठ के इंडियन ओशन में बैठ के इतना तो नहीं कर सकते। तो या अमेरिकन थे या चाइनीज थे, बट अगर चाइनीज थे तो उन्होंने नहीं डाल गए। हाँ, उन्होंने पाकिस्तान में हेल्प नहीं किया, ये क्या कर रहे, क्या कर रहे। तो उन्होंने, मेरा ख्याल है उन्होंने फिर अमेरिकनों को बताया, क्योंकि इंडिया के साथ डायरेक्ट बता नहीं सकते थे, प्रॉब्लम हो जाता। तो अमेरिकनों ने इनको बताया, फिर जाके ये मसला जाके ना तो फिर दुनिया को पता चला वो क्या रहा है। करगिल में जब पाकिस्तानी सेना बुरी तरह फंस गई तो वो घबरा गई। उन्हें लगा कि अब तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। इस डर के मारे आपके जनरल परवेज मुशर्रफ हाथ जोड़ते हुए नवाज शरीफ के पास पहुंचे कि भाई कोई रास्ता निकालिए। रास्ता एक ही था, रास्ता जाकर गिर पड़ना। और हुआ भी भाई, कारगिल एक तो भैया अमेरिका नवाज शरीफ को जाना पड़ा अमेरिका, और वहां से अमेरिकन को माफी मांगनी पड़ी कि भाई हमारा कोई रास्ता निकाल दो क्योंकि हमारी फौज को पिछवाई होगी। एक्चुअली ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब को मिन्नतों करके परवेज मुशर्रफ ने भिजवाया, क्योंकि वहां पर स्पाई हो रही थी। मैंने देखा ना कि वहां पर पुलोगन भी गिर गए। उसके बाद ये सारा इसको बुखार चढ़ा, तो पुलोगन मेरा ख्याल 2 तारीख को ही गिरा था। तो मुशर्रफ रिक्वेस्टेड नवाज शरीफ ही रिक्वेस्टेड के लिए आप जाएं, लेकिन और इंटरव्यून करवाएं, इसको से इंटरव्यून करवाएं। तो चले गए, जिससे एकदम शुरू कर दिया ये प्रोपेगेंडा, हम तो जीत रहे थे, हम ये चला गया, हमारे एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं ये शख्स दोगला है, बहुत दोगला, बहुत दोगला और झूठा। तो फिर मियां साहब ने क्लिंटन के साथ रब्ता किया। वहाँ जो हुआ वो जो शोक टैबलेट साहब हैं जिन्होंने पूरी किताब एक चैप्टर पूरा लिखा है, क्योंकि वो नोट्स ले रहे थे। और उसमें फिर उन्होंने बताया कि मियां साहब ने बेसिकली मियां साहब ने जाके कहा हमें यहाँ से निकालें। उन्होंने कहा निकालेंगे, आपको मिलेगा कुछ नहीं। उन्होंने कहा जी उनको कहीं विड्रॉ करेंगे, करेंगे ऐसा कुछ ना, आप निकलेंगे। उन्होंने कहा उसको सीज फायर करेंगे, तो सीज फायर भी वो तो नहीं छोड़ेंगे जब तक आप निकलेंगे। तो मतलब जुलाई 4 उनकी छुट्टी का दिन, और वहां वो जबरदस्ती मियां साहब पहुंचे, डेस्परेट। उनका आना ही स्टेज पे ऐसे लगता था दुखी दुखी। तो मतलब बड़े हालात थे पाकिस्तान के उस वक्त, सियासी तौर पर भी और मिलिटरी। और देन वी हैड टू विड्रॉ, और विड्रॉल में भी वो शेयरिंग करते रहे।
सबसे टेरिबल सिचुएशन है जुलाई, बहुत बुरी जुलाई के जो हाल हुआ हमारा इज टेरिबल बिकॉज वी वर विदाउट कवर एंड वी वर विड्रॉइंग। तो मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, ये जो आप कहते रहते हैं ना कि करगिल जंग में पाकिस्तान अमेरिका के पास नहीं गया, नवाज शरीफ जंग खत्म करवाने के लिए बिल क्लिंटन के पैरों पर नहीं गिरे, तो दोस्तों हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, सबूत आपको मैंने दे दिया। करगिल जंग हारने का नतीजा पाकिस्तान को सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं भुगतना पड़ा, दुनिया भर में क्या हाल हुआ ये भी पाकिस्तानियों की ही जुबानी सुन लीजिए। कारगिल का ये था कि इट वाज अ सेटबैक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक हवाले से, एक तो हमारी क्रेडिबिलिटी के हवाले से, एक कश्मीर के हवाले से और एक पाकिस्तान अमेरिकन ताल्लुकात के हवाले से, जो अमेरिकन टिल्ट है वो हिंदुस्तान की तरफ चला गया। कारगिल ऑपरेशन का मकसद क्या था? कश्मीर आजाद करवाना या सियाचिन वापस लेना, मकसद क्या था? मुशर्रफ साहब ने जो मकसद ऐलान किया था वो ये था कि कारगिल करने की वजह से सियाचिन की सप्लाई लाइन कट जाएगी, हिंदुस्तान की फौज को सियाचिन से निकलने पर हम मजबूर कर देंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर इतना दबाव पड़ेगा इंटरनेशनल किस्म का कि ये इस किस्म की जंग दो एटमी रियासतों में फैल सकती है और उस दबाव की वजह से वो कश्मीर पर मानी खेज मुज़ाकरात करने के लिए आमादा हो। तो क्या इस तरह से कारगिल ऑपरेशन का कश्मीर का उसको फायदा हुआ या नुकसान? बहुत बड़ा नुकसान, नुकसान बहुत बड़ा। ये कभी बात आपने मुशर्रफ साहब के मुंह में कही थी? पाकिस्तान बैठ के पाकिस्तान आए थे और पाकिस्तान ऐसे बहुत एक इन अ वेरी डिग्निफाइड एंड प्राउड मैनर हमने रिसीव किया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, उस और वो बात करने आए थे, बात चल रही थी। उसके बाद जनरल मुशर्रफ को तो मिन्नतें करनी पड़ी। जनरल मुशर्रफ and go to India with saying कि और भी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इंटरनेशनल 1971 में इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी का साथ लिया था, हम अग्रेसर हमें क्लियर हो गए थे, याद है आपको? और अभी भी वही हुआ और हम हमेशा हम आइसोलेट हो जाते हैं और हमें इंडिया जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का उसकी बेहतर है, हमारी नहीं है, सीधी सी बात। तो दोस्तों जैसा कि मेरा वादा था, एक भी हिंदुस्तानी को बतौर सबूत पेश नहीं किया मैंने, पाकिस्तानियों की जुबानी करगिल जंग की हकीकत आपके सामने रखी, किस तरह पाकिस्तानी फौज ने बेहद बुरा और निचले दर्जे का मिलिट्री ऑपरेशन प्लान किया, किस तरह उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी और किस तरह दुनिया भर में पाकिस्तान आर्मी की तथाकथित काबिलियत के बारे में पता चला उन लोगों के लिए जिन्होंने कमेंट में 4 जंगों के बारे में लिखा है कि 71 को छोड़ पाकिस्तान कभी नहीं हारा। तो भाइयों, करगिल का सच आपके सामने ला दिया मैंने, बाकी जंगों में क्या हुआ था वो भी लाऊंगा। वैसे मुझे ये भी पता है कि पाकिस्तानी दर्शकों को मिर्ची लगेगी, लेकिन दोस्तों यही सच्चाई है, सच को स्वीकार करें। लो भाई जी क्या गुंडा बनेगा रे तू। लेकिन देखो ना भाई, एक थे एक हमसाए मुल्क पाकिस्तान और इंडिया, और दोनों मुल्क की भाई एक स्ट्रगल में जी रहे थे, मतलब कि अपने मुल्क को आगे लेकर जाना था, अवाम को भाई सहूलत देनी थी, अवाम के लिए एक भलाई का सोचना था। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, एक नवाज शरीफ भाई गए थे उधर, भाई वाजपेयी साहब भी आए थे, नवाज शरीफ भी गए हुए थे, भाई एक ताल्लुकात अच्छे हुए थे। और यही चीज अब जो हमें खा रहे हैं ना, और जिन्होंने पूरी जिंदगी भाई खाते रहना, हमारे बच्चों को भी, आने वाली नस्लों को भी खाना है, उनकी नस्लों को भी खाना, और किसी बंदे ने आवाज नहीं उठानी। उन्होंने बोला भाई अगर ये रिलेशन इनके ठीक हो गए ना पाकिस्तान और इंडिया के, तो हम भाई कहां से खाएंगे, जो पैसा हमें मिलता है हम कहां से खाएंगे, तो भाई चलो अब कारगिल एक स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई ये आपके सामने आया, हम एक दफा हमने चढ़ाई तो भी की थी कि हम चढ़ाई कर देंगे, हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन भाई हमें मुंह की खानी पड़ी। आज तो भाई नवाज शरीफ का एक भाई थैंक यू बोलना चाहिए, उस बंदे ने हमें बचाया था, जाकर अमेरिका के भाई पांव पड़े थे कि भाई हमें इस चीज से निकाले। अगर अमेरिका भाई वहां पर ना आना होता तो मुझे डर था कि जो आपके पास कश्मीर अभी हिस्सा है ना, वो भी इंडिया के पास चले जाना था। और नवाज शरीफ ने आपको बचाया है, मुशर्रफ भाई चाइना में बैठा हुआ था। अब देख लो कि कितनी एक मतलब के नाइली है, चाइना से कॉल कर रहा है इधर हमने आर्मी वाला बंदों को कि ऐसी ऐसी हमारी प्लानिंग है, ऐसे ऐसे हमने अटैक करना है। भाई वो सारी लीक होगी, उन्होंने सारा प्लान ही पहले से पता कर लिया। ये चाइना में बैठा हुआ था, चाइना में की गोद में, तो इधर भाई ये हमारे फौजी जो बेचारे जवान थे वो भी एक शहीद होते रहे। हाँ ताकि इधर इंडिया की तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने भाई सारा एक प्रूफ के साथ आपको चीजें दिखाई। इधर कोई पाकिस्तानी मतलब कि कोई इंडियन इधर नहीं बोला, इधर सारे पाकिस्तान और आपकी मीडिया ने प्रूफ दिए हैं।
हाँ सारे के सारे है ना। आप तो भाई और आपने तो माना भी नहीं। ये किसने क्यों मानना है? हमने पहले ही नहीं मानते आप। यार वो जो आर्मी वाला दिखा रहा मान गए तो यार मेरी बात सुन। वो जो आर्मी वाले दिखा रहा था वो पाकिस्तानी थे। जो हम मान गए तो हम पाकिस्तानी कैसे? नहीं तो लग ही नहीं रहे थे, उनकी शक्ल ही नहीं पाकिस्तानी जैसी थी। यार आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके मुल्क के लिए तो लड़े हैं, कैसी शक्ल होती है? इधर क्या सितारा बना ले आप मत्थे पर? यार मैं टैटू बना तो मेरी बात सुन यार तुझे पकड़ा, एक मिनट तू आदमी मैं तुझे पकड़ ले और तुझे मार कूट के भी बयान दिवा लेंगे। नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा, आपने भी वो बात नहीं किया। आपने बोला वो लाग ही नहीं रहे थे, वो पाकिस्तानी आर्मी की पाकिस्तानी थे। इस बंदे को क्या ये बिठा के बयान दिवा लिया, चलो भी ये पाकिस्तान आर्मी कहता है, चलो ठीक है। आप पाकिस्तानी लगते हैं, आप लगते हैं। चलो मैं कैसा भी लगता हूँ, वो पाकिस्तान लग रहे थे पाकिस्तान के बेड पर बैठकर वो स्टेटमेंटें दे रहा था। पाकिस्तान के बेड पे बैठ के स्टेटमेंट आप उसमें जो पाकिस्तानी बेड है ना उस पर स्टैंप लगी हुई थी कि ये पाकिस्तानी बेड है। आपको महसूस हो गया होगा। ये जो सारा कुछ हुआ है ना ये एक साजिश के तहत हुआ है, ठीक है। साजिश इंडिया ने की थी। इंडिया ने नहीं की थी, ये हमारे पाकिस्तान में हुई थी, ठीक है। ये इन्होंने कारगिल वाली जो जंग जीती है ना, ठीक है। ये कारगिल वाली जब जंग चल रही थी तो मुशर्रफ साहब जो है वो चाइना बैठे हैं, अमेरिका चाइना बैठे। हाँ मुशर्रफ साहब चाइना बैठे थे। एक हमारे मुल्क का आर्मी चीफ है वो जंग लगी हुई है, वो बैठा है चाइना के पास, ठीक है। ये सारी पीछे सियासत चल रही थी। जब इन्होंने कारगिल की पहाड़ी के ऊपर जब हमारे जवान चढ़े हैं ना, ठीक है, तो इनको पता चल गया कि ये अगर कारगिल की पहाड़ी इन्होंने फतह कर ली तो ये मुशर्रफ साहब जो हैं ये अगले 5 साल भी और ले जाएंगे, ठीक है। इन्होंने मुशर्रफ साहब को हटाने के लिए नवाज शरीफ साहब के पीछे गिर गए कि भाई ये करो, आप किसी तरीके से ये जंग रुकवाओ, ठीक है। उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने जो है वो अपना मोदी से इलाहाबाद की, अपना अमेरिका में इलाहाबाद जो भी था उनका प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उससे बात की। इन्होंने अपने हजारों की तादाद में फौजी शहीद करवाए, ठीक है। और ये सारा इल्जाम जो है डाल दिया मुशर्रफ पे, ठीक है, क्योंकि ये मुशर्रफ को उसको हटाना चाहते थे, उसको आगे नहीं। और हमारी मीडिया भी इसी वजह से बढ़ चढ़ के बाद में बोलती रही है, ठीक है। पहले किसी मीडिया वाले ने बयान दिया था कि ये हो रहा है जी, ये हो रहा है, ये बाद में सब कह रहे हैं वो फलाने गलत थी, वो ऐसे थी, वो ऐसे थी। ये पहले सब सोए हुए थे। वो जब वो मीडिया में लड़ना था, उससे पूछा ये आप परवेज मुशर्रफ के मुंह पे बात कर की थी आपने, वो चुप क्यों हो गया? खामोश हो गया। वो चुप क्यों हो गया? अच्छा मुंह पर उसके क्या बात बोलता? आप वैसे ही उधर बात कर रहे हैं कि आपकी मीडिया ने उछाल कर बातें की। ये भाई कोई लॉजिक नहीं है। मीडिया कभी भी नहीं किया जंग में। आपका आप कह रहे हैं कि ये एंकर बेचारे भी जंग पर जाए। आप लड़े क्यों है कारगिल? आपको क्या तकलीफ थी? आपने क्या उधर भाड़े में लेना था? इंडिया के लोग, इंडिया की आर्मी तो उधर थी भी नहीं, इंडिया की आर्मी तो उधर थी भी। इधर आप मतलब के ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं। एक मिनट देखो ऊपर से इधर आप दूसरे मुल्क पर हमला भी कर रहे हैं। नवाज शरीफ ना होता ना, नवाज शरीफ ना होता तो भाई आपके पाकिस्तान तक उन्होंने पहुंच जाना था। नवाज शरीफ ने आपको बचाया है। नवाज शरीफ तो इंडिया की जरूरत ही नहीं थी कि हमारे साथ जंग लड़े। अच्छा हाँ, ये सिर्फ नवाज शरीफ के तल्लक की वजह से ये जंग लड़ते हैं। इंडिया ने आपको आज तक नहीं बोला आकर जंग लड़े। ये नवाज शरीफ आपको जरूरत ही नहीं आपको है क्या? तो हरे को हरवाया इन्होंने, मीडिया ने हरवा दी। मीडिया ने नहीं, अच्छा ऐसे ही है जैसे मीडिया ने आपको अभी जिता दिया है। जो ऑपरेशन संदूर रहा इंडिया पाकिस्तान का, उस टाइम आपको हरा दिया। ये
यही बात होगी मीडिया की। आप मीडिया की दो बंदे उधर लड़ने गए थे जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, जिन्होंने कर्नलों से मतलब के जर्नलों से जाकर मिले हैं, जो इस जंग में थे, वो झूठे हैं, आप बंदे सच्चे हैं। आप बंदे ये जो बंदे मीडिया पर बैठे हैं ना, इन्होंने कारगिल पर बुक्स लिखी हुई हैं। किस बात की बुक्स तब लिखी जाती है जब उनसे बात की जाती है, जब अप्रूवल दिया जाता है तब बुक्स लिखी जाती है। ऐसी कभी किसी की हिम्मत नहीं होती। ये बंदा बोल रहा है कि उनकी हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत नहीं तो आपको पीछे क्यों धकेला है? आप तो भाई आपके जो उधर आर्मी के लोग हैं उनको छोड़कर भाग गए, आपके अंदर तो इंसानियत ही नहीं थी, और वो उनके अंदर इंसानियत थी, आपको सलूट भी मार रहे थे। अच्छा पाकिस्तान का उन्होंने झंडा, जो बंदा बेड पर पड़ा है वो बोल रहा है कि भाई मेरी बात आप उस बात पर आए थे जब उधर उन्होंने तारीफ भी की है कि वो खाना नहीं मांग रहे थे, वो गोलियां मांग रहे थे आपके लोग, आपकी आर्मी के, तब आप चुप कर गए थे यार। कोई करने एक आदमी 3 दिन से जंग लड़ रहा है 3 दिन से, वो पानी उसके पास नहीं है, अच्छा खाना उसके पास नहीं है, वो क्या मांग रहा है? गोलियां क्या मांग रहा है? गोलियां मांग रहा है। कौन कह रहा है? आगे भी बात करेंगे। कौन कह रहा है कि वो जो बेड पर पड़ा था, वो जो मीडिया वालों ने बोला, इन्होंने सुनी मीडिया में बैठा था, उसने बात ये की है जो मीडिया में बैठा, मीडिया वाला बंदा बोला। अच्छा आपको किसने बताया ये गोली वाली बात? आपको गोली वाली बात किसने बताई? मैं वही बात बता रहा हूँ कि सुन लो, ये जो मीडिया वाला कह रहा है ना, ये सरासर झूठ बोल रहा था। एक आदमी 3 दिन से जंग लड़ रहा है, ठीक है, उसको बेचारे को अपनी होश ही नहीं है, खाना उसको नहीं मिल रहा, पानी उसको नहीं मिल रहा, वो गोली मांगेगा। अच्छा वो क्या मांगे? ठीक है भाई, ये उधर जाके भी उनको पता करके जब वो क्या मांग रहा है। अच्छा भाई उनको उन बेचारों को अपनी जाति पड़ी हुई थी, उनको बता रहा था समझ नहीं लगी, हम 5 बंदे चुप हो गए, पता नहीं साइड किस पर बात हुई है। उन्होंने बताया जब वो सोल्जर उन्होंने वापस किए है ना, उनके साथ इन्होंने बात की है, एक मांग आर्मी के साथ मेरी बात सुने। वो दिखा रहे थे कि इंडिया वाले हमारे फौजियों की लाशें जो है ना वो दफना रहे हैं। ये तो एक मिनट, दफना रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। ये मेरी एक बात ज़हन में रखें, हाँ जी, ये आप कह रहे हैं कि ये सच है। इंडिया वाले घर से पाकिस्तानी झंडे लेकर आए थे जो उनके ऊपर डाल के उनको दफना रहे हैं, वो भाई सारा झूठ है यार। इंडिया वाले अपने साथ पाकिस्तानी झंडा लेकर आए पाकिस्तान के झंडे लेकर आएंगे, आप झंडे आजादी को दफनाना है। अच्छा इंडिया में झंडे नहीं बनते, पाकिस्तान के नहीं मिले तो वो झंडे, अच्छा मेरी बात, झंडे क्यों लेकर आए थे? बात आपको क्लियर करता हूँ, वो झंडे क्यों लेकर आए थे इंडिया? अगर उन्होंने झंडे इन पर डालने एक मुल्क के साथ जंग लड़ रहा है तो वो उसके झंडे बनवा कर लेकर आ रहा है, क्या बात करते हो? झूठ बोलने वाली बात होती है यार। भी एंड करती वीडियो फेक थी, लो भाई ये नहीं था भाई, व्हाइट झंडा लेके क्यों गए? और भाई अपनी इंडिया वाले पाकिस्तानी झंडे वो लाशों के ऊपर रख कर ना वो टोय निकाल कर उसको में दफना रहे हैं। तो इंडिया वाले जंग लड़ने गए उधर पाकिस्तानी फिल्म की शूटिंग हो रही है ना, शूटिंग करेंगे भाड़ पर बैठकर, वो कल को ये बोलेंगे भाड़ भी नकली है। वो भाई बात सुने, ये शूटिंग वाली बात है, ये बना बनाया मंसूबा है, ठीक है। वो लाशें आ रही हैं ऊपर पाकिस्तानी परचम है, वो बेलचा लगा के उसको उसमें पाकिस्तानी लाशी दफन कर रहे हैं। ये तो सरासर झूठ है। आप कल को बोलेंगे कि इंडिया में मौलवी भी नहीं होते जो जनाजे उन्होंने बढ़ाए थे, आप ये भी बात बोल रहे हैं। वो बात है, इंडिया में है ना मौलवी तो उधर झंडे भी बन जाते हैं। मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। हाँ, इंडिया की कोई प्लानिंग नहीं थी जंग की। हाँ, उनकी सप्लाई भी इतनी मतलब के स्ट्रॉन्ग नहीं
नहीं थी। आपके पास पूरा प्लान था, आप इधर आपका ऑन प्राइम मिनिस्टर मुल्क का एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ रिश्तेदार ठीक कर रहा है। कौन पागल सोचता है कि इन्होंने दूसरी तरफ इन्होंने हमला उन पर कर देना है। वो तो पीछे से सारी सप्लाई हुई थी। अब जब उन्होंने बोला ये तो भाई बुजदल है, उन्होंने झंडे मंगवा कर आपकी जो आर्मी के उधर लोग पड़े थे उनको एक अच्छाई के लिए, एक इंसानियत के लिए, एक प्रोफेशनल के लिए उन्होंने ये काम किया है। भाई झंडे वो साथ लेकर आए थे जंग के लिए। अच्छा पीछे से वो यार बोलिए, अगर वो मंगवा सकते तो झंडे नहीं मंगवा सकते। आपके मुल्क के बड़े थे, उन्होंने आपके मुल्क के ऊपर झंडे। आर्मी क्या होती है? प्रोफेशनल होता है, उनको पता होता है क्या करना होता है। भाई आप एक बात, शेर खान जो एक फौजी था आर्मी का, उसका वो झंडा कहां से आया? उसकी गानी सुनी, उसकी सच्चाई सुनी है भाई, सुनी है। उसकी हिम्मत है, उसकी भाई उसकी तारीफ पाकिस्तानी आर्मी भी करती है, इंडियन भी करती है। वो भी वहां खड़ा होकर लड़ता रहा एंड मूवमेंट तक। लेकिन जब उसकी वहां पर डेथ हुई है उसके बाद उस आर्मी ने, उनकी आर्मी, इंडियन आर्मी ने उसकी बॉडी लाकर इसको दिया। उसकी अब भी भाई आप नहीं वो झंडा उन्होंने पहले पाकिस्तान इधर ऑर्डर किया। अभी तो माने प्रिंटर साहब, हेलो प्रिंटर साहब, एक झंडा भाई हमें एक मतलब के पार्सल कर दे, आपका आर्मी का बंदा मरा है, हम उसका झंडा लेकर आएंगे। नहीं ये है कि भाई वो देते हैं ना, आप देखे वो उन्होंने पकड़े हैं, आर्मी के बंदे पकड़े जाते हैं या नहीं पकड़े? हॉस्पिटल में जाके उनका इलाज भी किया। इलाज करने के बाद उन्होंने अपने रिकॉर्ड भी बयान किए उनके साथ जो जो वहां पर हो रहा था। ना उनको गोलियां, ना उनको रोटी, वो भी बेचारे लड़के नहीं, वो भूख से भी मार रहे थे, लड़के भी मार रहे थे, हर तरह से वो मार गए थे। और वहां पे एयरफोर्स भी आ रही थी, इंडियन एयरफोर्स ने भाई वहां पर हमला किया। वहां पर आर्टिलरी उनकी उधर से भाई चली, उनकी जो एक भाई जमीनी लड़ाई उनकी जा रही थी। हर तरह से इंडियन आर्मी आपकी आर्मी को मार रही थी। ऊपर से पीछे से सपोर्ट ही नहीं कर रहा। मेरा भाई इंडिया मार रही थी, हमारी आर्मी जो है वो चूड़ियां पर अमेरिका। ये एक रियलिटी बात है, इंडिया का नुकसान हुआ है भाई। तो नुकसान मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कारगिल फतह किया है, अभी भी उनकी सारी उधर मेमोरीज पड़ी है। उन्होंने कब्रें बनाई हुई है, जो जो उनके जवान शहीद हुए हैं, इधर जो जवान शहीद हुए हैं उनकी भी कब्रें बनी हुई हैं, उनका भी नुकसान हुआ है। बात करने का मकसद इधर ये है कि इनको उंगल क्या आई हुई थी जंग लड़ने की। वो भाई मसला वे सिर्फ नवाज शरीफ और अपना परवेज मुशर्रफ का था। क्या था उनका? परवेज मुशर्रफ अगर वो जंग जीत जाते ना, अच्छा, तो परवेज मुशर्रफ अगले 5 साल भी हुकूमत करेगा। ओ भाई नवाज शरीफ ने आपको बचाया है। मान लो भाई नहीं बचाया नवाज शरीफ ने हमारे मुल्क का बेड़ा पकड़े, अमेरिका के जाकर उसने पांव पकड़े कि भाई सियासत थी ना, बचाया, वो अपने नंबर बना रहे थे भाई। ये मुशर्रफ साहब ने भेजा था उसको कि अमेरिका जाओ। ओ भाई अपनी सियासत थी कि मैं फौज का बेड़ा गर्क करा दूं। मुशर्रफ साहब के ऊपर इल्जाम आ जाएगा कि ये तुमने क्या करा दिया, 2000 फौजी शहीद करवा दिया और मुल्क का बेड़ा गर्क करवाई मुशर्रफ ने खुद है भाई। उस वक्त भाई मुशर्रफ तो बेचारा चीन में बैठा लाहौर में वाजपेयी के साथ भाई वो आए हुए थे मेहमान, उनका भाई एक उन्होंने वेलकम किया, इधर से उनको भाई एक अच्छे रिलेशन किए। लेकिन जंग पीछे से शुरू हुई है। नवाज शरीफ भाईजान नवाज शरीफ वाजपेयी इंडिया भेज के सारी प्लानिंग करके सारा सिस्टम करके फिर जंग शुरू हुई ना ना। मेरे मुशर्रफ का बेचारा बेटा जी से उसने भाई जहाँ पे एयरफोर्स हुई है ना एक्टिव इंडिया की, तब नवाज शरीफ गए, उन्होंने भाई अमेरिका से आपको बचाया। माने या ना माने, हमें ये जंग चाहिए नहीं थी। ये तो भाई मुशर्रफ ने आपको पीछे धकेलने के अभी तक भी वो जान नहीं ये सारी प्लानिंग नवाज शरीफ से नवाज शरीफ की। ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने सारी प्लानिंग करके मुल्क का बेड़ा गर्क करवाया। उसकी प्लानिंग थी, उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। ये जिसकी भाई प्लानिंग थी ये आपको भी पता है। लेकिन रियलिटी ये है कि आप बात भाई मान नहीं रहे और कारगिल हमें बाहर चाहिए नहीं थी। ओ भाई चाहिए थी। क्या करना था कारगिल का? कारगिल का क्या करना था मुझे ये बता दो। बाहर लेने थे उधर, बलूचिस्तान इतना बड़ा है, उधर डेवलपमेंट कर ले। ये बात सामने आपको प्रूव करने के लिए कारगिल सानू इस वास्ते चाहिए कि उतो अगर उस तो अगे सानू उहदे विचों कश्मीर का भी हिस्सा मिलना चाहिए।
तो कश्मीर अभी भी आपके पास हमारे पास होता ना, अभी भी आपके पास हम कश्मीर छीन के लेते। अभी कारगिल होता तो हमने बेच देना था, जैसे अभी बेच रहे जमीनें भाई चाइना को। चाइना ने आपकी हर चीज उधर से ले ली है, ये आप गलत फहमी में ना रहे। चाइना हमारी हेल्प क्यों करता है, इसलिए वो ले क्या हेल्प करता है, इधर तो की नहीं थी। इधर तो उन्होंने भैया आपकी जो लीक एफआईज है वो भी इंडिया को भाई उन्होंने दे दी थी। क्या है चाइना, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने रियलिटी नहीं माननी भाई, जो भी कर दो। बिल्कुल भाई, अब आपने बोलना है कुछ और भाई। नहीं देखो ना यार, जो मर्जी आप कहते रहे ना कि ये एक ऐसी वार थी जिसकी किसी को समझ ही नहीं लगी, ठीक है ना। अच्छा, जो हमें ये बता रहे हैं कि हमें भाई इधर से जो है ना वो कुछ इल्ज़ाम दे रहे हैं परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर, कुछ दे रहे हैं भाई नवाज शरीफ के ऊपर, लेकिन अगर देखा जाए ना तो जो वॉइस लीक हुई थी ना, उससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पता चल गया था कि ये एक जो है ना वो इधर से प्लानिंग की गई थी। बाद में जो मतलब सीन हुआ था ना, वो एक नवाज शरीफ का इन्होंने शुक्रिया इनको करना चाहिए कि उसने जाके इनका थोड़ा बहुत छुटकारा करवाया था, क्योंकि उस वक्त मामला बहुत ख़राब हो गए थे। इसकी वजह ये है कि इन्होंने ये सोचा कि आगे इंडियन आर्मी है नहीं, हमें एक जो है ना वो एक बिल्कुल सुनसान हर चीज़ मिल गई, हम जाते हैं और ऊपर से जाके जो है ना वो हर चीज़ के ऊपर एक जो है ना वो कब्जा कर लेते हैं। लेकिन जैसे भाई आगे से वो स्टार्ट हुए, इनका पता ही नहीं चला ये किधर गए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने बंदे भी छोड़ गए थे। आप देख लो, आप कहते हो कि भाई झंडा झंडा, अब वाइट झंडा आपको नजर नहीं आया जो वाइट झंडा लेके आ रहे थे कि भाई ये अमन का वाइट झंडे का मीनिंग भी बता दो ना कि ये अमन का झंडा है, हम हार गए बस। हाँ, हम आ रहे हैं, आपने हमें जो है ना वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। अच्छा, अगर आपको याद नहीं तो अभी आपकी जब जंग हो रही थी, ये अभी ये जो कुछ दिन महीने पहले स्टार्ट हुई है मई में, उसमें भी एक कहीं पे हमारे मीडिया ने वाइट झंडा दिखा दिया था, तो इधर हल्ला मच गया था कि भाई इंडिया वाले जो है ना वो वाइट झंडा दिखा रहे हैं, लादाबाज करो, वाइट झंडा दिखा रहे हैं, लादाबाज करो, ऐसा ही हुआ था ना। तो ये चीज़ है, लेकिन ये कि भाई अब कुछ लोग जो है ना अब ये जो मीडिया की बातें कर रहे हैं ना, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई उस वक्त हर चीज़ जो है ना वो मुशर्रफ के खिलाफ हो गई थी। उसके बाद एक मीडिया को फ्री हैंड दिया गया था कि अब आप खोल के बोले, आपको कोई बंदा नहीं रोकने, मतलब है कि हर चीज़ का मुद्दा मुशर्रफ के ऊपर डाल दें। लेकिन ये कि ये चीज़ नहीं है, रियलिटी ये है कि एक हमें उस वक्त ज़रूरत भी नहीं थी। ज़रूरत इस वजह से थी कि ये चाहते थे कि किसी तरीके भाई एक इंडिया का उधर से कट ऑफ किया जाए और हम कारगिल के थ्रू जो है ना वो कश्मीर में एक एंट्री ले लें और एक रास्ता जो है ना वो रोक लें। ऐसे ही हुआ था ना, ऐसे ही हुआ था। लेकिन देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।